हाँ जी, डियर स्टूडेंट्स वेलकम। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको आइडिया है कि हमारे एग्जाम बड़े जल्दी कंडक्ट होने वाले हैं और हमारे पास उसके लिए टाइम बहुत कम है। तो हम लोग आज से फर्स्ट डे से हम लोग एक सेटअप करते हैं कि हम लोग हर एक टॉपिक को वन बाय वन एक वीडियो के थ्रू हम लोग आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी हम लोग साथ के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी थोड़ा सा करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना। तो चलो मिस ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट रहने वाला है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी जो पहला चैप्टर है अपना 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहली बात इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर्स हैं बेटा हमारे यहाँ पर। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले चार्ज की बात करूंगा। तो चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज वो वाली प्रॉपर्टी है बॉडीज की जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगे। उस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या बोला बेटा? चार्ज। यानी द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच देयर कम्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किसी बॉडी को चार्ज कब बोलेंगे, किसी भी बॉडी को चार्ज तब बोला जाएगा अगर उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, तब हम लोग उस बॉडी को क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। अगर किसी बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एक्सेस, तो वो वाली बॉडी कैसी हो जाएगी? वो वाली हो जाएगी बेटा नेगेटिवली चार्ज। और जिसके पास डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है यानी जिसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, वो कैसी हो जाएगी बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ये दो तरह के हमारे पास चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इनके ऊपर जो चार्ज होता है ना बच्चा, वो होता है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, है ना। और इस जो चार्ज को, जो एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई से। ई क्या है? बेसिक चार्ज है ना। ई क्या है? द बेसिक चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। ठीक है, चलो अब उसके बाद अगर मेरे को बोल दिया जाए कि किसी बॉडी के पास ना 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है बेटा? 3। एक के ऊपर चार्ज कितना था? ई। तो 3 के ऊपर कितना हो जाएगा बेटा? 3 ई। तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? चार्ज। ये उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा। और ये ई क्या था? 1.6 into 10 to power minus 19। दूसरी बात, जो चार्ज की जो यूनिट होती है ना, चार्ज को जिस यूनिट से मेजर करा जाता है उसको बोलते हैं कूलम। सी से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, चलो आगे आती है बेटा इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो बात करेंगे हम लोग, नंबर 1 एडिटिविटी। एडिटिविटी ये प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। चार्ज को हम लोग कैसे ऐड करते हैं? चार्ज को ऐड करते हैं बेटा अलजेब्रिक रूल से। अलजेब्रिक रूल का मतलब जैसे आप मैथ के अंदर सॉल्व करते हैं ना, सपोज हमारे पास किसी एक बॉडी के ऊपर चार्ज है 2 कूलम और उसी टाइम पर एक और बॉडी थी जिसके ऊपर चार्ज था कितना? -6 कूलम। तो इन दोनों बॉडीज का नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज करने के लिए हम लोग 2 और 6 8 नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चा? प्लस का 2 कूलम और माइनस का 6 कूलम, यानी कितना हो जाएगा? प्लस का 2 और माइनस का 6, यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? -4 कूलम। इसी तरीके से ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग एडिटिविटी के नाम से जानते हैं, है ना। अलजेब्रिक रूल से ऐड किया जाएगा। सेकंड, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव इन नेचर, जो चार्ज है ना वो कंजर्वेटिव रहते हैं नेचर के अंदर। कंजर्वेटिव का मतलब इसको ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना चार्ज बॉडी के ऊपर पहले था उतना ही बाद में रहेगा। थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, उस थर्ड प्रॉपर्टी को क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है जो चार्ज है ना वो इंटीजर मल्टीपल रहेगा ई का। यानी जो चार्ज है यानी क्यू किसके लिए सिंबल लिखते हैं बच्चा? चार्ज के लिए। चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। एन क्या है? इंटीजर नंबर है। ई क्या है? बेसिक चार्ज है। बेसिक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम। ठीक है, एन जो चार्ज है ना वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल रहेगा ई का। ई था बेसिक चार्ज और इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग प्लस माइनस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है बेटा, चार्ज जो है ना अनअफेक्टेड है बाय मोशन। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में है,
उससे उसके चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चार्ज बॉडी के ऊपर है सेम रहेगा, चाहे वो कितनी भी स्पीड से मूव करे। बट मास के केस के अंदर ऐसा नहीं होता, मास जो है वो स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि सेम नेचर ऑफ चार्ज क्या करते हैं, अगर दो सेम नेचर है, दोनों ही पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है यानी अपोजिट नेचर है तो क्या करेंगे बच्चा, अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी बातें थी हमारे चार्ज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा बेटा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है वो देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली एक लॉ इसलिए डिराइव करा गया ताकि हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स का जो है मैग्नीट्यूड निकाल सकें, है ना। सपोज हमारे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना था बच्चा, R था। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी ना, वो फोर्स कितनी लगेगी बच्चा, फोर्स की वैल्यू आएगी K(Q1Q2) बाय R स्क्वायर। ये कूलम ने ये फोर्स का रिजल्ट हमें डिराइव करके दिया था। यहाँ पर जो K है ना वो कांस्टेंट है, इसकी फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू वो होती है बेटा 9 × 10 टू पावर 9, 9 × 10 टू पावर 9। और इसकी जो वैल्यू है फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट कितनी आ जाएगी, अगर मैं K की यूनिट निकालना चाहूं तो फोर्स की कितनी होती है बेटा, न्यूटन। R कितना था मीटर में, मीटर स्क्वायर इनटू न्यूटन, यानी न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम, दो चार्ज है इसलिए कूलम का स्क्वायर, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको फ्री स्पेस में कैसे लिखता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, इसको परमिटिविटी मानते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इसकी वैल्यू फ्री स्पेस के अंदर होती है बेटा 8.85 × 10 टू पावर 12, ठीक है। इसकी यूनिट इससे रिवर्स हो जाएगी, है ना। चलिए अगर मैं एक चीज और कहूं आपको कि अगर हमारे दोनों चार्ज जो है ना वो फ्री स्पेस में हैं, कहां है बच्चा, फ्री स्पेस में। अब मैं 1 बाय 1 बात करता हूं फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना था R। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी ना वो फोर्स कौन सी लगेगी, फोर्स इन फ्री स्पेस, जिसको मैंने F नोट से लिख दिया। कितना लगेगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन किसका लिखना होगा, अब यहाँ पर फ्री स्पेस है तो यहाँ पर फ्री स्पेस का एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा, जिसको हम लोग एप्सिलॉन नोड के नाम से जानते हैं, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं इन्हीं दोनों चार्ज को किसी मीडियम में रख दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, कैपिटल K, है ना। अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी ना बच्चा वो कितना लगेगा, Q1 Q2, तो डिस्टेंस R, फोर्स लग जाएगा, फोर्स इन मीडियम, जिसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नोड ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, उस वाले मीडियम की परमिटिविटी जिसके अंदर उसको रखा गया, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अच्छा अब अगर मैं एक छोटा सा रिजल्ट जो कि आपको बड़ी मदद करने वाला है, ये वाला कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम है ना, ये किसके बराबर आएगा बेटा, एप्सिलॉन नोड इनटू K, किसके बराबर लिखा जाएगा बेटा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना आएगा, एप्सिलॉन नोड इनटू K। यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ मीडियम ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, उस वाले मीडियम की बात जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज को रखा। दूसरा ये एप्सिलॉन नोड क्या है, ये बेटा फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और K क्या है, K को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। चलिए अब अगर मैं K की बात करूं तो K को कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर की बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा, तो K को हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नोड, यानी ये क्या है, ये रेशियो है इसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। चलिए अब अगर मैं फोर्स इन फ्री स्पेस बाय फोर्स इन मीडियम लिख दूं, अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो सारी चीजें कट के हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा बेटा, देखो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, हाँ क्या 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय एप्सिलॉन नोट बाय 1 बाय एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यानी एप्सिलॉन ऑफ मीडियम ऊपर चला जाएगा, डिवाइड क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन नोट। इसको सॉल्व करेंगे तो यही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 1 बाय एप्सिलॉन नोट था डिवाइड बाय 1 बाय एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और एप्सिलॉन नोट बाय एप्सिलॉन ऑफ मीडियम किसके बराबर होता है बेटा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाय एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है, K की, तो इसको हम लोगों ने किसके बराबर लिख दिया, K की। यानी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना वो किसके बराबर लिख सकते हैं, इट इज अ रेशियो फोर्स इन
free space to the force in medium, या फिर it is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space। सर उल्टन पुल्टन क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्री स्पेस ऊपर आता है और एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो है वो नीचे आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपका रिजल्ट है ना फोर्स का, उसके अंदर फोर्स और एप्सिलॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा। और एक चीज और छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर मैं इससे कम स्पीड रखूंगा ना बच्चा तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगे कि स्पीड ज़्यादा है तो आप अपने चैनल से स्पीड को जो है ना वो कम ज़्यादा जैसा भी आपको सूटेबल रहे कर सकते हैं। ज़्यादा करने की तो आई थिंक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा तो मैं पहले ही बहुत तेज चल रहा हूँ। आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको चीज़ें अच्छे से कवर हो रही हैं तो आप तेज करके भी इससे जल्दी जल्दी कवर कर सकते हैं। चलो अब अगली बात आती है बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? सपोज हमारे पास ये दो चार्ज हैं, एक तो फर्स्ट है और एक कौन सा बेटा सेकंड। इसको बोल दिया Q1 और इसको क्या लिख दिया बेटा Q2। और यहाँ पर ना हमारा एक ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब जहां से हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। चलो अगर मैं ये डिस्टेंस मान लूं, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस लिख दिया मैंने R1 वेक्टर, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चा R2 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है, ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज और R2 वेक्टर क्या है, पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज। किसी ने पूछा कि बताओ इस सेकंड वाले चार्ज के ऊपर ना नेट फोर्स कितनी लगेगी पहले वाले चार्ज की वजह से। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है ना हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगती है। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब जो इनको लाइन ज्वाइन कर रही है ना ये वाली, इसी के अलोंग फोर्स लगेगी, या तो रिपेल करने वाली या अट्रैक्ट करने वाली। इस लाइन के अलावा अगर मैं कहूं कि इस डायरेक्शन में फोर्स है तो ये गलत बात होगी, क्योंकि ये जो फोर्स है ना इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है, वो वाली फोर्स जो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगे। तो इसके ऊपर जो फोर्स है ना बेटा वो किधर लगेगी, वो फोर्स लगेगी रिपल्सिव। रिपल्सिव क्यों लगेगी, क्योंकि दोनों ही सेम नेचर है। इसके ऊपर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगेगी। कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाय ये वाली डिस्टेंस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है बच्चा, इस वाले डिस्टेंस को मैं यूं लिख दूं कि ये पोजीशन किसकी है, 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1। ये क्या है, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो R21 वेक्टर जो है ना इसका मैग्नीट्यूड लेकर इसका स्केल कर दो, ठीक है। ये डिस्टेंस कौन सी है बेटा, R21 वेक्टर क्या है, R21 है पोजीशन ऑफ सेकंड चार्ज की, कहां से, फर्स्ट चार्ज से। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी सेकंड के ऊपर फोर्स किसकी वजह से, 1 की वजह से, जो कि कितना आएगा K Q1 Q2 बाय R21 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लेकर इसका क्या कर दो बच्चा, स्केल। अगर मैं इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दूं ना तो कितना लिखना पड़ेगा, K Q1 Q2 बाय R21 इसका स्केल इनटू, यहां पर पोजीशन के लिए हम लोग ना पोजीशन वेक्टर लगाते हैं जो यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है ना। क्यों लगाया ये, क्योंकि ये वेक्टर लगा दिया ना, यहां पर क्या लगानी पड़ेगी, डायरेक्शन। अच्छा इसके ऊपर डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में, और ये वाली डायरेक्शन किसकी है, 2 से 1 की तरफ। पोजीशन ऑफ 2 किसकी, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी R21 वेक्टर की तरफ है। किसकी तरफ है बेटा, R21 वेक्टर। इसका क्या ले लिया हम लोगों ने, क्या है ये, आप 11th क्लास के अंदर बेसिक सी बात पढ़ते हैं, इसको यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं, ए कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसको कैसे लिखते थे, वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम लोगों को डायरेक्शन बतानी हो। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। यानी ये तो सिर्फ क्या हुआ, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, और ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट करेगी, कैप वाली चीज रिप्रेजेंट करेगी उसकी डायरेक्शन को। तो F21 को क्या लिखा हम लोगों ने, K Q1 Q2 बाय R21 इसका स्केल, और इसको क्या लिख दिया, R21 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अच्छा नीचे मैग्नीट्यूड स्केल और 1 यानी कितना हो जाएगा, Q, यानी K Q1 Q2 बाय R21 इसका Q, और इसको क्या लिख दिया बेटा, R21 वेक्टर, है ना। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया। और R21 को लिखेंगे कैसे, देखो अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं ना, किसको किसको जोड़ दिया, R1 और R21 को, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, R2 के बराबर, यानी R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, ये किसके बराबर आ जाएगा बच्चा, R2 वेक्टर के बराबर, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं R21 वेक्टर निकालना चाहूं जिसकी वैल्यू आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस क्या, R1 वेक्टर, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपकी फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये फोर्स इन वेक्टर फॉर्म हुआ, R21 वेक्टर का Q। अच्छा R21 को क्या लिख सकते थे, अभी देखो अभी लिखा ना, R21 वेक्टर को क्या लिख दिया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर,
इसका Q इनटू क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा, इसको इससे काटना नहीं है, डिफरेंस क्या है, ये तो वेक्टर है प्रॉपर और ये उसका क्या है, बोर्ड के अंदर है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप इस रिजल्ट का यूज करेंगे ना, इस रिजल्ट का यूज करेंगे तो आपको चार्ज के साथ प्लस माइनस जरूर लिखना पड़ेगा कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे तो ऑब्वियसली जो फोर्स आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव का मतलब फोर्स कैसी है, रिपल्सिव। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब फोर्स कैसे रहेगी, अट्रैक्टिव। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। ये वेक्टर फॉर्म है, कई बार पूछ लेता है, तो आपको एक बार थोड़ा सा इसके थ्रू जाना चाहिए। उसके बाद ये पूछता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं ना एक जगह पर और किसी आप पर्टिकुलर चार्ज को टारगेट करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है बाकी वाले चार्ज की वजह से, तो उन सभी का वेक्टर सम करेंगे। देखो फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। इसको Q1 लिख दिया, इसको Q2 और इसको Q3, और यहाँ पर एक चार्ज और रखा हुआ है। इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, तो इसके ऊपर तो पहले तो ये वाला फोर्स ये वाला चार्ज जो है ना वो फोर्स लगाएगा। वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, अगर ये वाला और ये वाला, यानी इसको मैंने लिख दिया सपोज Q4 चार्ज। क्या लिख दिया, Q4 चार्ज। तो Q1 और Q4 दोनों अगर सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में कैसी फोर्स लगेगी बच्चा, रिपल्सिव, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, इस फोर्स को क्या लिख देंगे, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1, ठीक है, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। अब सेकंड वाला इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा बच्चा, तो इनको लाइन से ज्वाइन कर लो सबसे पहले। ये फोर्स किधर लगाएगा, रिपल्सिव, इसको लिख दिया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। अब थर्ड वाले की बात करूं, थर्ड वाले और फोर्थ वाले को जिसके ऊपर फोर्स निकालनी थी इनको ज्वाइन कर दिया, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, इसको लिख दिया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। अब ये कितने वेक्टर बन गए बेटा, Q4 के ऊपर कितनी फोर्स लगेंगे, 3 फोर्स लगेंगे। एक तो कौन सी, फोर्स ड्यू टू 1, फोर्स ड्यू टू 2 और फोर्स ड्यू टू 3। इन तीनों का वेक्टर सम करके जो रिजल्टेंट आएगा ना, उसी को हम लोग सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की चीजें क्लियर होंगी, है ना। इसके क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, तो ये वीडियो खत्म होते ही, मतलब ये टॉपिक जो थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होते ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करवाऊंगा, डोंट वरी, है ना। और आपको एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको लगे कि क्लियर नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसको रिपीट कर दूं, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डोंट वरी, है ना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है बेटा, फील्ड क्या होता है यार, फील्ड का मतलब है कि किसी के आसपास का वो वाला एरिया जहां पर तक उस बंदे का किसी भी पर्टिकुलर चीज का इफेक्ट रहे, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक की बात करें तो हम लोगों को चार्ज से डील करना पड़ेगा, यानी चार्ज के आसपास वो वाला एरिया, वो वाला रीजन जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज लाकर छोड़े ना, तो उसके ऊपर क्या लगे बेटा, इफेक्ट लगे। इफेक्ट किस फॉर्म में लगेगा, फोर्स की फॉर्म में। सपोज मैंने ना इसके आसपास यहाँ पर एक क्यू नोड चार्ज लाकर रख दिया, क्यू नोड क्या रखा, छोटा सा चार्ज। इस क्यू नोड को हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, टेस्ट चार्ज। और जिसकी वजह से हम लोग फील्ड देख रहे हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, जो टेस्ट चार्ज है ना, हमेशा बहुत छोटा लिया जाएगा एज कंपेयर टू सोर्स चार्ज से, ताकि इसकी वजह से सोर्स चार्ज को इफेक्ट ना हो, ठीक है। चलो अब हम लोग वापस से चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, किसी चार्ज के आसपास का वो वाला एरिया, वो वाला रीजन जहां पर अगर मैं कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाकर रखूं तो उसके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो जाए, फिर बच्चों फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए, तो उस एरिया को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द स्पेस अराउंड द चार्ज, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर अनदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस द फोर्स। चलिए उसके बाद इसके अंदर ना इसका ज्यादा रोल नहीं रहता, रोल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से लिखते हैं। ई वेक्टर क्या होता है बेटा, ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी अगर मैं किसी चार्ज के आसपास अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, सपोज ये वाला चार्ज क्यू है,
इससे किसी पर्टिकुलर r डिस्टेंस पर अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू निकालना चाहूँ तो E क्या होगा, ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर मैं कितना चार्ज रखूंगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। इस सोर्स चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। ये क्यू नोट क्या है, वो वाला टेस्ट चार्ज जो यहाँ पर लाकर हम लोगों ने रखा था। ठीक है, चलो अगर मैं इसको थोड़ा और सिंपली वे के अंदर लिखना चाहूँ, सपोज मैं कैपिटल क्यू चार्ज ले लूं और इससे r डिस्टेंस पर ना एक स्मॉल क्यू चार्ज ले लिया सपोज, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी ना, वो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय क्या, आर स्क्वायर। कूलम फ्लो लगाया है, कूलम फ्लो क्या कहता था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर मैं यूं कहूं कि जो क्यू चार्ज है ना, स्मॉल क्यू चार्ज, इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, F लग रही है। एक के ऊपर कितनी लगेगी, F बाय Q। और ये एक के ऊपर जितनी फोर्स लगती है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम लोग E वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पर वेक्टर लगाया तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, वेक्टर। यानी E कितना हो गया, E का रिजल्ट आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। E का जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अच्छा अगर मैं फोर्स की बात करूँ ना, ये भी साथ के साथ हम लोग कवर कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, कई बार आपको दिक्कतें आ जाती हैं इसके अंदर, है ना। अगर मैं किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, फोर्स, और वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है ना, तो हम लोग ये वाला रिजल्ट लगाएंगे। यहाँ पर देखो वेक्टर लगा रखे हैं ना, इसलिए जो चार्ज वहां पर रखेंगे ना, वो विद साइन रखेंगे, विद साइन रखेंगे। सपोज हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी। तो ये कंसेप्ट आपका आगे चलकर काम आने वाला है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा रिमेंबर रखें ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है मेरे बच्चों, है ना। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम लोग, अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, ये F की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं तो E कितना आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर वेक्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर आर कैप का मतलब डायरेक्शन। ठीक है, ये रिजल्ट होता है। किसी भी कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी चार्ज आपको लेना ना, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट बनेगा वो के क्यू बाय आर स्क्वायर बनेगा। और आर कैप इसलिए लगाया ताकि यहाँ पर जो वेक्टर है उसके लिए यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, आर कैप उस डायरेक्शन को कवर करेगा। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है बेटा, ये कोई भी कर्व या स्ट्रेट लाइन होते हैं। ये कोई भी कर्व या स्ट्रेट लाइन होगा जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं क्या बना दूं, टेंजेंट, तो किसकी डायरेक्शन देगा, वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैं फिर से बता दूं, कोई भी कर्व या फिर स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं ना, तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन देता होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था बच्चा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैं यहाँ पर +1 चार्ज रखूं ना, तो उसके ऊपर इस डायरेक्शन के अंदर क्या लगनी चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए, है ना। तो उस कर्व को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये क्या होता है, इट इज द कर्व और स्ट्रेट लाइन सच दैट टेंजेंट ऑन इट एट एवरी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। चलो अब अगर मैं कोई भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लूं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे रेडियली आउटवर्ड रहेगी। कहां रहेगी बच्चा, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, कभी भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं इसको यहां से रिमूव कर रहा हूं। अच्छा अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर रहेगी, रेडियली इनवर्ट, उसके अंदर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो अगर दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे रहने वाली बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या थी, देखो अगर मैं यहाँ पर +1 चार्ज रख दूं ना, तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये प्लस उसको क्या करेगा, रिपेल, माइनस उस +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। देखो यहाँ पर रखा मैंने +1 चार्ज, प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, माइनस क्यू उसको अट्रैक्ट करेगा। नेट फोर्स जो वो इस डायरेक्शन में लगेगी, पॉजिटिव से किधर लगेगी बच्चा, नेगेटिव की तरफ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर रखूं तो यहाँ से देखेंगे तो ऐसे फोर्स लगना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से किधर बेटा, नेगेटिव की तरफ। और जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी। अगर यहाँ पर +1 चार्ज रखूंगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर +1 चार्ज रखा था ना, तो ये क्या कर रहा था, उसको रिपेल,
इसी डायरेक्शन में मैंने क्या बना दी थी, फील्ड लाइन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से किधर जाएंगे बच्चा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव के अंदर आएंगे, नेगेटिव के क्या आएंगे बच्चा, अंदर आएंगे, ठीक है। यहां से पॉजिटिव से निकलेंगी, पॉजिटिव से बाहर जाएंगी, नेगेटिव के अंदर आएंगी। और दूसरी बात, अगर मैं दोनों चार्ज सेम रख लूं, यानी दोनों ही पॉजिटिव क्यू, क्या रखती है, दोनों ही पॉजिटिव क्यू। अब इस यहाँ पर +1 रखूंगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ जाती हुई बनेगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी कि एक दूसरे को क्या कर रही है, ये रिपेल कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, ये रिपेल कर रही है। ध्यान रखना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये ऐसे बना देंगे हम लोग। और अगर यहाँ पर दोनों नेगेटिव होते तो ये एरो जो है ना वो आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड हो जाता, ठीक है। चलो, ये तो हुआ अभी तक का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कैसे करना है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना रेडियली आउटवर्ड रहती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और रेडियली इनवर्ड रहती है नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर वहां पर दो चार्ज है अपोजिट नेचर के, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहां एंड हो जाएगी, नेगेटिव पर। ध्यान रखना, मैंने एंड की बात करी, एंड क्यों, क्योंकि यहां पर आने के बाद ये रुक जाएगी, वापस इधर नहीं आएगी। ध्यान दें, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है दोनों साइड, ऊपर से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, नीचे से भी पॉजिटिव से नेगेटिव, कहीं पर भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं जा रही, यानी क्लोज लूप नहीं बना रही। क्लोज लूप का बनता जब जहां से चल रही थी वहीं पर वापस आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से, और एंड कहां पर होंगी बेटा, नेगेटिव के ऊपर। चलो ठीक है, ये क्या कर रहा है बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यानी रिपल्शन जो हो रही है इनके बीच में, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो, और अगली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मैंने क्या बोला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, पर आपने तो इंटरसेक्ट कर दी, मैं दिखाने के लिए इंटरसेक्ट कर रहा हूं कि क्यों नहीं करेंगी। मान लो कि दोनों इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो इसका जो ऊपर वाली लाइन है उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट है ना वो क्या देगा आपको, वो देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि उसके टेंजेंट की तरफ होगी। और नीचे वाली लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पर होगी, क्योंकि यहाँ पर दो टेंजेंट बनेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन बन गई, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना। क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक यूनिट चार्ज के ऊपर दो डायरेक्शन में फोर्स कैसे लग सकती है, नेट फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लगेगी ना। चलो, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से कोई टॉपिक आता है, उसको कवर करते हैं। देखो, स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी। स्पीड ज्यादा रखने का रीजन ये है कि हम लोग सारे पार्ट्स को इजीली और कम टाइम के अंदर कवर कर सकें, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया, डायपोल यहीं पे लिख देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करें, डाय का मतलब दो, जहां पर दो पोल हो, यानी एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा हो बच्चा, नेगेटिव चार्ज। तब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर कैसा हो, अपोजिट, और किसी डिस्टेंस पर अगर सेपरेट कर दिए जाए तो उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के, है ना। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन द टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, देन दिस सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को हम लोग 2a से लिखते हैं। कितने डिस्टेंस से लिखते हैं बच्चा, 2a से। कोई जरूरी नहीं है आप इसको 2a लिखें, आप d भी लिख सकते हैं। 2a इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर जो जनरली 2a लिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूलाज के अंदर डिफरेंस ना आए, तब हम लोग इसको कितना लिखते हैं बेटा, 2a। अच्छा, अगली बात, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हम लोग p वेक्टर से लिखते हैं। ये क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट होता है कोई भी चार्ज, देखो दोनों चार्ज सेम है, कोई सा भी उठा लो जिसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो चार्ज इनटू क्या, उनके बीच का सेपरेशन, सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच का, 2 है। हालांकि यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है इसलिए इसकी डायरेक्शन रहेगी, और इसकी जो डायरेक्शन है ना वो हमेशा कहां से कहां रहेगी बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज से हमेशा किधर रहेगी, पॉजिटिव की तरफ। इसकी डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से किधर रहने वाली है बेटा, पॉजिटिव की तरफ। ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। चलो, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती थी, पॉजिटिव चार्ज से किधर होती थी, नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से किधर रहेगी, नेगेटिव की तरफ। बट डायपोल मोमेंट कैसा रहता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। चलो आगे देखते हैं।
अच्छा, इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? चार्ज की कूलम होती है और डिस्टेंस की कितने लिखते हैं बेटा? मीटर के अंदर लेते हैं। अब अगला आता है हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन, है ना? तो एक आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है और एक यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैं इन दोनों चार्ज को ना, इन दोनों चार्ज को एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। सपोज ये इसका सेंटर है, इन दोनों डायपोल का जो सेंटर है उसको किससे लिख दिया? ए। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है? ये होता है बेटा 2a। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? a। यानी सेंटर से प्लस क्यू चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है? a पर। और सेंटर से माइनस क्यू चार्ज भी कितने डिस्टेंस पर है? a पर। अगर मैं इससे r डिस्टेंस पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को यहाँ पर +1 चार्ज रखना पड़ेगा। उसके ऊपर जितनी फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। सबसे पहले मैं इसकी वजह से देखूंगा, फिर इसकी वजह से देखूंगा। देखो, पॉजिटिव +1 को क्या करेगा? रिपेल। नेगेटिव +1 को क्या करेगा? अट्रैक्ट। दो वेक्टर बनेगी इस डायरेक्शन में, एक उसके अपोजिट, दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 2kp/r³। कितनी आएगी बेटा? 2kp/r³। यहाँ पर 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। k क्या है? डाइलेक्ट्रिक k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ और p क्या था बेटा? p था डाइपोल मोमेंट, q × 2a। r क्या है? r है सेंटर से लेकर, ध्यान रहे कहां से डिस्टेंस है? सेंटर से उस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। चले, उसके बाद ये आपका रिजल्ट आ गया। आपको कैसे करना है वो मैंने तरीका बता दिया। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप इससे डिस्कशन कर सकते हैं। अगली बात आती है बेटा, अगली बात आती है इक्वेटोरियल लाइन की। इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन क्या है बच्चा? मान लो ये वाला माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज लिया। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते थे? एक्सियल। अगर मैं इसके सेंटर से ना, ये इसका क्या है? सेंटर। सेंटर को किससे लिखते थे? ओ। सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लूं तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे बच्चा? इक्वेटोरियल लाइन। और इस सेंटर से अगर r डिस्टेंस ऊपर, यहां पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी होती थी वहां पर +1 चार्ज रखेंगे। ये -q और +1 के बीच को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये फोर्स किधर लगेगी? -q +1 को अट्रैक्ट करेगा, यानी इधर कितना फोर्स? k q अपॉन कितना? ये वाली डिस्टेंस। ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? देखो, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितना था? 2a। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? a। ये कितना है? r। तो ये कितना आ जाएगा? √r² + a², है ना? तो √r² + a² का फिर से स्केयर करो तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r² प्लस कितना बच जाएगा बेटा? a²। सिमिलरली अगर मैं इसकी वजह से +1 के ऊपर फोर्स देखूं तो पहले इनको लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना? लाइन से ज्वाइन करने के बाद ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, तो फोर्स कैसी लगेगी? रिपल्सिव। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? इसका मैग्नीट्यूड भी इतना आएगा जितना इसका आया था, ठीक है? अच्छा, अगला काम क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पर एक हम लोगों ने लाइन जो पैरेलल बना दी इस डायपोल के पैरेलल। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना सिमिलर ट्रायंगल है ना? ये वाला एंगल थीटा है, इसकी वजह से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल थीटा है तो उसकी वजह से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नाम से जानते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इसके कंपोनेंट लीजिए, इधर कितना? e cos थीटा, इधर कितना? e sin थीटा। इसका भी इधर e cos थीटा, इधर कितना? e sin थीटा। e sin थीटा से e sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट जो रिजल्टेंट आने वाला है ना वो इधर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2e cos थीटा। कितना आ जाएगा? 2e cos थीटा। और e क्या है? e की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं ना, ये वाली, तो कितना आ जाएगा? kq अपॉन कितना? r² + a², है ना? इनटू cos थीटा। cos थीटा कैसे निकालेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हल्कर बोले, यानी b/h। इस ट्रायंगल के अंदर बेस कितना है? बेस है a, h कितना है? ये वाला, और ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? √a² + r², यानी a अपॉन √a² + r²। इसको सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू जो इक्वेटोरियल लाइन पर आएगी वो कितनी आ जाएगी? -kp/r³, है ना? ये माइनस क्यों लगाया? ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देख, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है? पॉजिटिव की डायरेक्शन में है ना? अच्छा, या फिर यूं कहें कि जो डायपोल मोमेंट है ना वो किस डायरेक्शन में बन रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन। तो देखो, ऐसे दो वेक्टर बन रहे थे, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी। क्यों रहेगी इस डायरेक्शन में? क्योंकि ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये दोनों कंपोनेंट जुड़ के इस डायरेक्शन में आएंगे, और ये डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव।
यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या रहेगी पहले बच्चों, अपोजिट रहेगी। ठीक है, चलो ये वाली चीज नेगेटिव इसलिए आई थी, आप इसको थोड़ा रिमेंबर करके रखें। एक्सियल पर कितनी आती थी 2kp अपॉन r क्यूब, इक्विटोरियल पर कितनी आएगी बेटा -kp अपॉन r क्यूब। ठीक है, चलो उसके बाद आगे आते हैं इसका टॉर्क। टॉर्क देख लें, टॉर्क। टॉर्क क्या था बेटा, जब भी हम लोग किसी डायपोल को ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और यहाँ पर हम लोगों ने एक डायपोल रखी है, ये -q और ये वाला कौन सा बचा +q। जैसे ही हम लोगों ने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा ना, तो इन दोनों चार्ज के ऊपर अलग अलग क्या लगना स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे फोर्स लगेगी, ये इसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि हम लोग थोड़ी देर पहले बात करी थी फोर्स कितना होता था Q × E। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगेगा। कितना QE और इस पर कितना QE। देखो यहाँ पर ये जो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, कैसी फील्ड है बच्चा, यूनिफॉर्म। अगर ये ऐसे होती ना, ऐसे ऐसे होती, ऐसे होती, इसका मतलब जहां पर फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है ना, वहां पर E कैसी रहेगी ज्यादा, और यहाँ पर E की वैल्यू कैसी आ जाएगी कम। यहाँ पर E और यहाँ पर E दोनों E की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का सेपरेशन हर जगह सेम है, इसलिए ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, अगर ये यहाँ पर वैल्यू E1 होती, यहाँ पर E2 होती, इस वाले केस की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर जो फोर्स ज्यादा लगती, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज्यादा है, तो फोर्स इधर पर ज्यादा लगती और यहाँ पर कैसी लगती, कम लगती, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स जो है रहेगा, बट इस वाले केस के अंदर दोनों जगह E कैसा है, सेम, यानी ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल के ऊपर 0 लगेगा, क्योंकि एक राइटवर्ड है, एक लेफ्टवर्ड है, तो दोनों का जो सम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या था, फिर ये एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की। ये डिस्टेंस कितना है 2a, और ये अगर एंगल थीटा है, थीटा किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का, क्योंकि डायपोल माइनस से किधर होता है बच्चा, प्लस की तरफ, है ना। तो ये जो दो डायरेक्शन मिल रही है आपको, ये वाली डायरेक्शन, ये वाला किसकी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, और ये वाला किधर है बेटा, ये वाला है डायपोल मोमेंट की तरफ। इनका बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। अगर मैं 2a का कंपोनेंट ये वाला लूं तो कितना आ जाएगा, 2a cos थीटा, और ये वाला कितना आ जाएगा, 2a sin थीटा। इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आया, 2a sin थीटा। और टॉर्क का रिजल्ट हम लोगों को पता है, टॉर्क कितना होता था, r क्रॉस f लिखा करते थे, है ना। यानी यूं लिख दें कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना था, QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a sin थीटा। ठीक है, चलो Q into 2a, Q into 2a, इसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, P, तो कितना आ जाएगा, PE sin थीटा। तो टॉर्क का जो रिजल्ट रहने वाला है वो कितना रहेगा बच्चा, PE sin थीटा। यहाँ पर P क्या है, P है डायपोल मोमेंट, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जो थीटा जो है ना, थीटा है एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड E। यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा अलग है हाथ यहीं से। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, डिस्प्लेस, है ना। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, कितना, डी थीटा। तो छोटा सा जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। टाउ कितना था, पी साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। तो जो छोटा सा वर्क आया वो इतना आ जाएगा। अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूं ना तो टोटल वर्क आ जाएगा, और जो टोटल वर्क आया वही कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। यानी P और E तो कांस्टेंट था, साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डायपोल की कितनी आ जाएगी, -PE cos थीटा। आपको ये रिजल्ट भी याद होना चाहिए, है ना। तो दोनों रिजल्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अभी हम लोग इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन करेंगे, हालांकि ये वाला रिजल्ट हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें भी आएगा। टॉर्क को कितना लिखेंगे, PE sin थीटा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं बेटा गॉस लॉ की तरफ, है ना। गॉस लॉ की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा समझ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो आप थोड़ा सा मुझसे शेयर कर सकते हैं कि मैं स्पीड कम ज्यादा जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहेगा मैं कर सकता हूं, मेरे को कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो आगे जो अपना पार्ट आता है बच्चा,
अगला जो पार्ट है उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। किसी भी गिवन सरफेस एरिया, मान लो ये हमारे पास कोई एरिया है ए, इसमें से, इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है पर जो यूनिट एरिया है उस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, ये क्या होते हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन सरफेस एरिया। अच्छा, ये किस किन चीजों पर डिपेंड करेगी? सपोज मैं आपको एक बात कहूं, मान लो मेरे पास ये वाला एरिया ए है और ये वाली मेरी 5 फील्ड लाइंस हैं। अब इस वाले में से कितनी फील्ड लाइंस निकली, एरिया में से 5 निकलेगी। अगर मैं इस एरिया को ना छोटा कर देता, छोटा मतलब इतना सा कर लूं, तो इतने एरिया में से कितनी फील्ड लाइन निकलेगी, कम निकलेंगी यार। यानी जो फील्ड लाइंस वो डिपेंड करती है एरिया पर, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी फील्ड लाइंस उसमें ज्यादा निकलेगी। अच्छा, दूसरी बात, मैंने एरिया तो बहुत बड़ा कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना 5 की बजाय 3 निकली, तो कितनी निकलेगी, ऑब्वियसली कम निकलेगी। यानी किस पर डिपेंड करता है कि कितनी फील्ड लाइन है, उस पर भी डिपेंड करेगा। नंबर 3, अगर मैं ना इसको ऐसे रखूं तो सारी की सारी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूं तो अब देखो, ध्यान से देखना, सिर्फ कितने निकल रही हैं, 3 निकल रही हैं और 2 इसमें से पास हो रही हैं, है ना। अब ऐसे कर दो तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी, 0 निकलेंगी। मतलब तीसरा जो पार्ट है ना वो है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब कि आपने उस एरिया को रखा कैसे है, यानी जो फ्लक्स का जो रिजल्ट है ना, वो फ्लक्स का रिजल्ट किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ए पर और तीसरा डिपेंड करता है एंगल पर, जिसको हम लोग cos थीटा से लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं E डॉट ए। क्या लिख सकते हैं बेटा, E डॉट ए। फ्लक्स का रिजल्ट कितना आएगा, E डॉट ए। ठीक है, चलिए यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, A क्या है, एरिया जिस एरिया में से हमें पास कराना था, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। और अगली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग किसी भी चीज का एरिया वेक्टर कैसे लिखते हैं। सपोज ये डस्टर जो है हमारा, इसका एरिया, अगर मैं ऊपर वाले सरफेस की बात करूं ना तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर थंब रखेंगे। थंब रखा तो थंब की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, और वही डायरेक्शन किसकी होगी, एरिया की। अगर आपको जो ये वाला फेस दिख रहा है ना, इस वाले का एरिया वेक्टर किधर आएगा, तो मेरे को इधर थंब रखना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ आएगा। अगर मैं इस वाले फेस की बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। यानी एरिया वेक्टर जो है ना वो हमेशा इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर जो है ना सरफेस के हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। चलो यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं भाई सब फोर्स। अच्छा, इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है बच्चा, E की होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम। और एरिया की कितनी आ जाएगी बच्चा, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये फ्लक्स की जो यूनिट आ गई वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ठीक है, आगे क्या था बच्चा, गोस साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया में से निकलने वाली जो टोटल फ्लक्स है ना, वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर आएगी बेटा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन्होंने इसको कैसे लिखा, इंटीग्रेशन करके दे दिया, छोटा सा फ्लक्स डी फ्लक्स, उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्लोज सरफेस का मतलब कि वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। अगर किसी भी क्लोज सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स निकल रही है वो किसके बराबर आएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है ना, उस चार्ज को हम लोग Q से लिखते हैं। सपोज अगर मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भाई मेरे पास ना यहाँ पर एक -Q और एक +Q चार्ज है ना, यानी इस सरफेस के अंदर 2 चार्ज है, तो बताओ इस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा, कितनी फील्ड लाइंस निकलेगी। तो मैं क्या लिखूंगा, सर ये क्लोज सरफेस है, हाँ, तो मैं क्या गॉस लॉ लगा सकता हूँ, हाँ, तो क्यों कितना है, इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, इसमें से 0 निकलेगा। रीजन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी, सॉरी पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, बाहर। उसी टाइम पर नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएंगी, अंदर, यानी जितनी बाहर जाएंगी उतनी अंदर आ जाएंगी। तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी इसके अंदर से टोटल फ्लक्स कितना निकला बच्चा, 0 निकला। ठीक है, अगली बात, कोई भी अगर आपके पास इनफाइनाइट कोई वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लैम्डा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, कोई वायर, जैसे ये पेन है, इसके ऊपर अगर चार्ज हम लोगों ने सेटअप कर रखा है, कोई चार्ज दे रखा है, तो एक यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज है ना उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं।
इससे r डिस्टेंस पर जो e की वैल्यू आएगी ना वो कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कितना आएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फिर अगली बात कि हमारे पास अगर कोई प्लेट है, प्लेट जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी इस प्लेट का चार्ज Q है और इसका एरिया A है, तो एक यूनिट एरिया पर जितना चार्ज है ना उसी को हम लोग किससे लिखते हैं, सिग्मा से। इस प्लेट से r डिस्टेंस पर E की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी आने वाली बच्चा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए ना हमें दो प्लेट्स दे देगा। सपोज पहली प्लेट ये वाली है, दूसरी प्लेट ये वाली है। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसका कितना है, माइनस सिग्मा। अगर यहां पर देखो मैं, यहां पर E की वैल्यू कितनी आएगी, देखो अगर मैं प्लेट की वजह से बात करूं तो E जो है ना वो R पर डिपेंड ही नहीं करता है ना, यानी हर जगह वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर +1 चार्ज रखता तो फोर्स रिपल्सिव लगती, कितना लगेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और माइनस की वजह से +1 के ऊपर किधर लगेगी, अट्रैक्टिव कितनी लगेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हुआ बच्चा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट यहाँ पर E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों मायने रखते हैं। ये दोनों प्लेट की वजह से है, ये सिर्फ सिंगल प्लेट की वजह से। हमें इसको याद रख के चलना है ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। चलो उसके बाद आई थिंक यहां तक ही इसका पार्ट था। एक स्फीयर की बात कर ली। स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी जो है ना, स्फीयर जो है चार्ज डेंसिटी रो ले लेते हैं उसकी। बट अगर मैं कंडक्टिंग स्फीयर की बात करूं, किसकी, कंडक्टिंग स्फीयर, कोई स्फीयर है, अच्छा किसी भी स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है ना वो हमेशा किधर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। कोई भी कंडक्टर है ना उसके ऊपर चार्ज कहां रहेगा, आउटर सरफेस पर। उसका रीजन बताता हूं। मान लो यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्ज है इनर सरफेस पर, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साथ रह ही नहीं सकते, है ना। अगर क्लास के अंदर दो बच्चे हैं और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते तो वो दोनों साथ नहीं बैठ सकते, वो अलग अलग जगह जाकर बैठेंगे, यानी एक इस कॉर्नर में और दूसरा अपोजिट कॉर्नर में, यानी चार्ज जो है वो कहां रहेंगे, सरफेस